जो हमारा इस वक्त टॉपिक है वो है इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ। ये सवाल पेपर में इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, यही सवाल बाज़ पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लॉ, पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ, यही सवाल ऑस्टन थ्योरी ऑफ लॉ, यही सवाल हॉब्स थ्योरी ऑफ लॉ, यही सवाल गलमैन थ्योरी ऑफ लॉ के नाम से भी आ जाता है। ये किसी भी नाम से ये सवाल अगर पेपर में आपको आ जाता है तो जवाब आपने यही देना है जो मैं आपको प्रिंसिपली बताने लगा। कानून का हुक्मिया नजरिया था क्या, मैं इसकी थोड़ी सी आपको एक स्टोरी बता देता हूं। हॉब्स एक फिलासफर था 17वीं सदी का। उसका मानना था कि इंसान एक खुदगर्ज जानवर है। अ मैन इज सेल्फिश एनिमल बाय इट्स नेचर। फितरतन इंसान खुदगर्ज है। इंसान को दुनिया में और किसी से इतना खतरा लाहिक नहीं, अगर है तो किससे? अपनी जैसे साथी इंसानों से। जानवर ने इंसान को इतना नहीं मारा तारीख इंसानी में जितना इंसान ने इंसान को नुकसान पहुंचाया। जानवर ने, हम उसको जानवर कह रहे हैं, जानवर ने नुकसान नहीं पहुंचाया, इंसान ने पहुंचाया। तो लिहाजा उसका यह मानना था कि अगर इंसान चाहता है कि वो सेफ रहे, वो चाहता है कि मैं सुकून में रहूं, मैं खुशहाल रहूं, मैं परेशानियों से, मैं तकलीफ से पाक रहूं, तो किसी ऐसी छतरी के नीचे, अम्ब्रेला के अंदर वो अपने आप को कर ले जहां पे वो मजबूत महसूस करता हो, जहां पे वो कंफर्ट जोन में जाता हो। तो लिहाजा यहां से कंसेप्ट आया कबायली निज़ाम का, चीफ्टेंसी का, कि लोगों ने क्या किया, अपने कबीले बना लिए। कबीलों के अंदर कबीलों का सरदार चुना गया। उस सरदार के पीछे लब्बैक कहते थे। जब आप किसी को बड़ा मानते हैं तो फिर उसके ठीक को ठीक भी कहना पड़ता है, उसके गलत को गलत भी कहना पड़ता है, उसके फैसले को मानना भी पड़ता है, फिर ही आप उसके साथ सर्वाइव। और इंटेंशन क्या है कि जो दूसरे लोग हैं, जो अगर कोई हमारे मुखालिफ है, मैं अकेला तो उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। मैं अगर एकजुट होकर रहूंगा या मैं कबीले की सूरत में रहूंगा तो मेरा तहफ़्फ़ुज़ रहेगा, मेरी जान माल अमलाक माल का तहफ़्फ़ुज़ रहेगा। तो इस अप्रोच को लेके आया हॉब्स। अच्छा, हॉब्स के इस नज़रिए को पहली मर्तबा जो पब्लिश किया वो किया ऑस्टिन ने। ऑस्टिन ने एक किताब लिख डाली इसी को बुनियाद बना के, लेकिन एक मॉडर्न वे में। उसने कहा लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरन, लॉ इज ऑब्लिगेटरी इन इट्स नेचर एंड द सेम इज इनफोर्सेबल बाय द फिजिकल फोर्स ऑफ द स्टेट। कि जो कानून है वो रियासत की कमांड है, कानून को मानना लाजिम है और रियासत अपने बनाए हुए कानून पे मिनोन अमल दरामद कराती है रियासती मशीनरी के जरिए। अच्छा, जब उन्होंने, ऑस्टिन ने ये नजरिया, और ये पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ के नाम से जाना गया, फिर इसको जो ऑस्टिन का नजरिया था पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ। तो पॉजिटिव थ्योरी या पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ भी हवाले से अगर आ जाए तो ऑस्टिन का नजरिया बुनियाद वही है, हॉब्स ही है। अब जब ऑस्टिन ने अपना ये नजरिया पेश किया तो साथ ही साथ में इस पे कुछ क्रिटिकल व्यू आ गया सामंड साहब का। जो जॉन सामंड है वो बेसिकली बाबा जूरिस्प्रूडेंस भी है। तो ऑस्टिन और सामंड का जब भी जिक्र आता है तो जूरिस्प्रूडेंस मजबूत होती है। ये बहुत बड़े जूरिस्ट गुजरे हैं तारीख के अंदर, जिन्होंने इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस या इंग्लिश कवानीन के ऊपर बड़ा काम किया है लीगल अंडरस्टैंडिंग के हवाले से। तो सामंड ने क्रिटिकल व्यू रखा ऑस्टिन के इन पॉइंट्स पे, इन नजरियात पे, वन बाय वन करके उसको क्रिटिकल व्यू में लाते गए। उन्होंने कहा, ऑस्टिन ने कहा लॉ इज व्हाट विच इज द कमांड ऑफ द सॉवरन, कानून क्या है, वो है जो कि रियासत की कमांड है। तो इन्होंने, सामंड ने कहा कि हर कानून रियासत नहीं बनाती और हर कानून कमांड भी नहीं होता। जैसा कि अगर आप ये देखें तो कवानीन, उनका लॉ बिफोर स्टेट, कानून तो रियासत से पहले भी था। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान बन रहा है 14 अगस्त 1947 को, हिंदुस्तान आ रहा है वजूद में 15 अगस्त 1947 को, और जब ये दोनों रियासत अभी नहीं बनी थी तो तब भी इस बात का तयन कर दिया गया था रियासत बनने से पहले भी कि जब तक दोनों डोमिनियंस जो हैं अपनी अपनी जो है कानून साजी नहीं कर लेते, या दोनों बनने वाली नई रियासतें अपनी कानून साजी नहीं करेंगे, तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था 1947 का, उसमें इस बात का तयन किया गया था दोनों रियासतें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मुताबिक चलेंगी। तो इसका मतलब लॉ बिफोर स्टेट हो गया कि कानून तो रियासत से भी पहले आ गया।
और कानून को मानना ऑब्लिगेशन के हवाले से कि लॉ इज द कमांड ऑफ द सोवरन, तो एवरी लॉ इज नॉट, ऑल्दो लॉ इज द कमांड ऑफ द सोवरन बट एवरी लॉ इज नॉट अ कमांड ऑफ द सोवरन। अगर हम इसको ही सिर्फ पैमाना बना लेंगे और इसको फुल स्टॉप लगा देंगे तो फिर बात मुनासिब नहीं है। तो हर कानून कमांड ऑफ द सोवरन में नहीं आता। कुछ कवानीन ऐसे हैं जिनको लोग इखलाकी तौर पे फॉलो करते हैं, नहीं करेंगे तो कोई जुर्म सरजद नहीं हो जाएगा। जैसे राइट टू वोट है, कानून ये मौजूद है आपका, आपके जमहूरी अंदाज है कि आप अपना वोट कास्ट करें, लेकिन अगर आप अपना वोट कास्ट नहीं करते तो इसके पीछे कोई कमांड नहीं आ जाएगी, इसके पीछे कोई आप पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं आएगी, कोई सजा नहीं मिल जाएगी कि अगर आपने अपना वोट कास्ट नहीं किया। वोट कास्ट नहीं भी किया तो भी आपने कोई जुर्म सरजद नहीं किया, लेकिन आपको एक अखलाकी तौर पे और अपनी जिम्मेदारी को एक अच्छा शहरी होते हुए पूरा करना चाहिए, ये कानून आपसे डिमांड करता है। तो ये समझाने की बात है। अच्छा, फिर उसने कहा कि एक बात सुनिए, लॉ इज व्हाट व्हिच इज मेड बाय अ पॉलिटिकल सोवरन। इसके ऊपर भी एक क्रिटिकल व्यू आया कि अगर इफ वी सपोज दिस थ्योरी इज करेक्ट then we have to say that international law is not a law because there is not a single sovereign behind international law। एक लम्हे के लिए अगर हम मान लें कि कानून दुरुस्त है या ये थ्योरी दुरुस्त है, फिर हमें मानना पड़ेगा कि बैनुल अक़वामी कानून तो कोई कानून नहीं है, क्योंकि बैनुल अक़वामी कानून बनाने के पीछे रियासत नहीं रियासतें होती हैं। जैसे अक़वाम मुत्तहिदा है, वहां पे यूनाइटेड नेशंस के अंदर रियासतें बैठी हुई हैं, वो मिलकर कानून साजी करती हैं और फिर उनकी इंप्लीमेंटेशन भी है। तो अगर आप सिर्फ ये कह दें कि लॉ इज व्हाट विच इज मेड बाई आ पॉलिटिकल सोवरन, तो ये मुकम्मल बात नहीं होगी, गर्चे कि रियासत अपनी कानून साजी करती है, बट इट्स नॉट अ सिंगल वे ऑफ मेकिंग अ लॉ। दूसरे तरीकेकार भी हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी है। फिर इसको तशबीह दी गई गनमैन थ्योरी के हवाले से कि इट्स लाइक अ गनमैन थ्योरी। क्यों कहा गया? उन्होंने कहा ये ऐसे है जैसे रियासत जो है, स्टेट इज होल्डिंग अ गन इन हिज हैंड एंड ही ऑर्डरिंग यू टू ओबे इट्स ऑर्डर। आपको हुक्म दिया जा रहा है कि आप इसको माने, नहीं मानेंगे तो रियासती मशीनरी के जरिए इसमें अमल दरामद होगा, लेकिन ऐसे नहीं है। बहुत सारे ऐसे कवानीन, अगर कोई रियासत ऐसा कोई कानून बना दे कि जिसके अंदर अभी कह दिया जाए कि जनाब 1000 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा, 500 रुपये की एक रोटी मिलेगी, तो क्या ये लोग मान लेंगे? लोग नहीं मानेंगे। वो कहेंगे भाई हमारी तनख्वाह यही है, हम इसको कैसे माने? तो इसकी जस्टिफिकेशन ये है, गुड लॉ इज व्हाट व्हिच इज एक्सेप्टेड बाय द पीपल इन जनरल। अच्छा कानून वो होता है जिससे लोग मनवन तस्लीम करते हैं, लोग खुद अपनी खुशी से मानते हैं, और कानून बनाने वाले अवाम में से हैं, अवाम के लिए, अवाम की फलाह के लिए काम करते हैं, ना कि अवाम की तकलीफ के लिए। तो ये नहीं है कि आपको रियासत के इख्तियारात आप तक तफीज कर दिए गए हैं तो आप जो बना देंगे तो रियासत को माननी पड़ेगा। रियासत को भेड़ बकरियां तो नहीं होते। रियासत के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो शऊर रखते हैं, वो भी ठीक और गलत की पहचान रखते हैं, तो वो भी उसी चीज को एडमिट करेंगे जो कि जस्टिफाइबल होगी। वैसे तो आप किसी को एक हेलमेट नहीं बना सकते। अगर आप ये कहते हैं जी 5000 का चलान होगा, हेलमेट पहनना पड़ेगा, तो लोग शायद ना पहने कि यार है कि गल हुई 5000 रुपये का चलान होएगा, नहीं। लेकिन अगर साथ ही साथ में ये बताया जाए कि 5000 मकसद नहीं है, मकसद है आपकी सेफ्टी, आपके सर पे चोट लगी तो आपकी जान जा सकती है। अगरचे किसे रियासत को एक रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, रियासत को फायदा हो रहा है, 5-5 हजार 2-2 हजार का चलान हो रहा है, रियासत को फायदा हो रहा है। लेकिन अगर वो इस तरीके से कहेंगे कि हमने आपसे पैसे लेने हैं तो लोग नहीं मानेंगे। लेकिन अगर वो इसको इस तरीके से बताएंगे कि भाई इसका फायदा आपका फायदा है, हमारा फायदा नहीं है, आपकी जान का तहफ़्फ़ुज़ है, आप सीट बेल्ट यूज करेंगे, आपका फायदा है, तो इसका मतलब है कि फिर लोगों में उसकी कबूलियत पैदा होगी। तो लिहाजा अगर हम आजकल उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी की बात करें इस थ्योरी की, नाउ दिस थ्योरी हैज लॉस्ट इट्स स्कोप एंड ऑब्जेक्ट। अब ये नजरिया इतना अहमियत का हामिल नहीं रहा, क्योंकि अब तो कानून बैनुल अक़वामी भी है, रियासतें उसको मनोन मानती भी हैं, ना माने तो सेंक्शंस भी लगती हैं, और हर एक चीज को बिल्कुल उसी तरीके से नहीं अडॉप्ट किया जा सकता जैसे ये है। तो इस तरीके से हमें इंपेरेटिव लॉ थ्योरी का भी पता चला।